बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नम्स 2023 का पास पेपर और उसमें स्पेशली बायोलॉजी के एमसीक्यूज। क्योंकि जो आप लोगों का पास पेपर होता है वो काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और स्पेशली इस डिस्कशन का फायदा आप लोगों को अब जो 2024 में नम्स का टेस्ट होने जा रहा है 1 सितंबर को, यानी कि 1 सितंबर 2024, तो उसमें बहुत फायदा होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। स्पेशली मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपकी बुक से रिलेटेड नहीं थे, यानी उसकी इंफॉर्मेशन आपको फेडरल की बुक में तो मिल जाती है लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। तो एक तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को नोट करना है और उनके आंसर्स को अच्छे तरीके से सुन लेना है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो मैं चलता हूँ इस डिस्कशन की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे जिससे आप लोगों को फाइनल एग्जाम से पहले हेल्प मिलती रहे। मैं हूँ आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। तो चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नम्स 2023 के पास पेपर में पहला क्वेश्चन जो था वो नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड था। डेट वाज कि सोडियम आयंस आर नियरली डैश टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो आपको मालूम है कि सोडियम जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होता है और पोटाशियम 20 फोल्ड या 20 टाइम्स ज़्यादा होता है इनसाइड, और ये जो सोडियम होता है ये 10 टाइम्स ज़्यादा होता है एट आउटसाइड। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ तो ताकि आप लोगों को फिर कंफर्म हो जाए। तो इसका आंसर था जी हमारे पास डेट वाज 10 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 था जी विच हार्मोन इंड्यूसेस द लेबर पेन्स। बहुत आसान था अगेन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और एलएच में से बीटा ऑप्शन इज द आंसर, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 3 था जी हार्मोन सिक्रेटेड इन द बल्क ड्यू टू द डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यू नो कि इसका ही काम होता है कि जब वाटर की क्वांटिटी आपके ब्लड में कम हो जाती है तो ये रिलीज होना शुरू हो जाता है, और अगर आपके ब्लड में इसकी क्वांटिटी वाटर की ज्यादा हो तो ये इनहिबिट होना शुरू हो जाता है। हम चलते नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो मुझे अब अगले पेज पर जाना पड़ेगा, तो मैं अगले पेज पर आपको ले जाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 था द एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और डेंड्राइट। यू नो कि पोस्ट साइनेप्टिक और डेंड्राइट तो सेम चीज हो गई, इसलिए ना अल्फा ना डेल्टा, और फिर आ गया बीटा और चार्ली। तो इसमें से हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट वाज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बिकॉज डेट इज द एरिया ऑफ एक्सॉन। और आप लोगों को मालूम है कि एक्सॉन एंडिंग से ये रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और वैसे भी ये जो साइनेप्टिक नॉब होती है ये प्री साइनेप्टिक एरिया उसी के साथ ये रिलेट करती है चीज, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ये आप लोगों की पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर इस हार्मोन का नाम नहीं है, फेडरल में मौजूद है इसकी सारी इंफॉर्मेशन। तो ब्रेन इज द एरिया, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंडोर्फिन, और इसका काम जो पेन होती है उसको किसी हद तक रिलीज करना होता है। 46 था द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत आसान, चार्ली ऑप्शन इज द आंसर, टेस्टोस्टेरोन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। तो मैं इसको अब जरा पहले इसको क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम 47 को डिस्कस करते हैं। तो लेडिक सेल्स, ये लेडिक का टर्म भी जो आप लोग मालूम है पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है तो फेडरल की बुक में मौजूद है। लेडिक सेल्स इज द सेकंड नेम ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग। जो हमारे पास ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनको हम ये नाम देते हैं लेडिक सेल्स। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो डेफिनेटली अल्फा इज द आंसर, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो इसका ताल्लुक है जी टेस्टोस्टेरोन के साथ। 48 द एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द oogenesis इज स्टिमुलेटेड बाय। इसको स्टिमुलेट करता है, चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि जब इसकी फिर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है उसके बाद फिर वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी कम होती है और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए इसका ताल्लुक था FSH यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें थोड़ा सा सोच के आंसर आपने देना था, क्योंकि आप अगर जल्दी करते तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आप देखेंगे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो तो आंसर है, बट एस्ट्रोजन क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन नहीं है तो इसलिए इसका आंसर अल्फा नहीं हो सकता। बीटा पे भी एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, वो भी अगेन आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोथ आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दैट्स व्हाई आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। और डेल्टा पे क्योंकि अगेन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो वो ओवरी के हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फादर ओनली टू हिज सन। तो अफेक्टेड फादर से
जो सन तक सिर्फ जाती है चीज, डॉटर तक नहीं जाती, तो जारी बात है वो वाई लिंक ट्रेड्स होते हैं जो कि डॉटर को ट्रांसफर नहीं होते। अगर एक्स लिंक्ड हो तो वो बोथ जो है वो मतलब वो डॉटर को ट्रांसफर हो सकता है, और अगर वाई लिंक्ड हो तो वो सन को ट्रांसफर हो सकता है। 51, व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी। बहुत आसान था, इसका मतलब कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिए। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, होमोजाइगस। जब दोनों एलील सेम होंगे तो हमारा आंसर होगा जी चार्ली ऑप्शन, होमोजाइगस। 52 है, this theory says that mitochondria and chloroplast are in fact ancient bacteria which now live inside the larger cells। तो कौन सी वाली ये थ्योरी है? एक्चुअली ये इसमें जो तीन ऑप्शंस हैं, अल्फा डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बीटा लामार्किज्म, चार्ली न्यू डार्विनिज्म, तो डेल्टा ऑप्शन मिसिंग है। मेरे पास जो फाइल है जी उसमें डेल्टा ऑप्शन मिसिंग है, और डेल्टा ऑप्शन ही इसका आंसर था। डेट वाज मार्गलस ने जो थ्योरी आपको पता है जी दी थी, डेट वाज एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, जो कि बाद में फिर वो थ्योरी बन गई। तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूं, एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस या एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। हम चलते नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले पेज पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन था जी 53, द ऑर्गन्स व्हिच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। सो दीज आर कॉल्ड एज एनालोगस ऑर्गन्स। तो अगर जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, उनको हम होमोलोगस कहते हैं, और जो फंक्शनली सिमिलर होते हैं बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं उनको हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं विच शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 54, विच मे नॉट बी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी। अब इसमें थोड़ा सा आपको अगेन सोचना पड़ेगा। देखें, इसका रिलेशनशिप डेफिनेटली एंटीजन के साथ होता है, ये एंटीजन को किल भी करती हैं। दूसरे वर्ड्स में किलिंग कैसे हो सकती है? प्रेसिपिटेट करके उसको, और इस तरह से न्यूट्रलाइज भी करती हैं क्योंकि उसके एक्शन को ये होने नहीं देती। तो इनहांस करती हैं इस तरह से फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को, क्योंकि जब एंटीजन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फिर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस तेज हो जाता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर बना चार्ली ऑप्शन, सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइन इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हाँ, साइटोकाइंस जो हैं वो एंटीबॉडी के रिलीज का बायस बन सकती हैं, बट एंटीबॉडी उसको सिक्रिएट करने का बायस नहीं बनती। तो इसलिए इसका आंसर क्या था जी? चार्ली, सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस। 55, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बाय। आसान था जी। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या ये काम करते हैं? नो डिसॉल्विंग इन म्यूकस या हार्मोनल एक्शन। तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द बेस्ट सोर्स टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजन इनटू द पेप्सिन। हम चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जो कि नीचे है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले नीचे कर लूं फाइल को, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर देता हूं आपको। जी क्वेश्चन नंबर 56 था कि इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय। अगेन पंजाब टेक्स्ट बुक में इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चार ऑप्शन है जी, पैंक्रियाज, लीवर, स्टमक या ड्यूडिनम। तो आपको या तो तुक्का लगाना पड़ेगा या थोड़ा सा अपना अलाइड नॉलेज बेहतर कर लें ताकि इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकें। इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो कि विटामिन B12 उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको ज्यादा जो है वो अच्छा कर देती हैं, और ये बेसिकली रिलीज होती हैं इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी जो गैस्ट्रिक एरिया होता है, स्टमक एरिया होता है, उसकी जो इंटरनल वॉल होती है वहां से ये प्रोटीन्स रिलीज होती हैं। तो इसका आंसर क्या था? इट इज सिक्रेटेड बाय द चार्ली ऑप्शन, स्टमक। 57, the cells which play very important role in developing immunity, monocyte, neutrophils, lymphocytes, thrombocytes. Best option is the lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. You know, they are the major cells of your immune system and immunity. That's why इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन हमारा चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट 58, डायजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। कार्बोहाइड्रेट्स की डायजेशन आपकी ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। सो अमाइलेज जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज, वो आप लोगों का स्टार्च जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ चलने के लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और उसके बाद फिर मैं उसका आपको आंसर देता हूं। जी क्वेश्चन नंबर 59, वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो वैक्सीन्स का ताल्लुक एक्टिव इम्यूनिटी से है और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इन अदर वर्ड्स चार्ली ऑप्शन इज द आंसर, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। 60, द हार्ट चैम्बर फ्रॉम वेयर एओर्टा ओरिजिनेट्स। अगेन वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है आपका, वहां से ये एओर्टा ओरिजिनेट होती है और पूरी बॉडी को फिर ये सप्लाई होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 61, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। इनको पूरा नाम देंगे तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर इनको रखा जाता है। सो दीज आर प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें थोड़ी सी आप लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे सकते थे, तो थोड़ी सी बात क्लियर कर लें। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो खुद किस चीज की बनी होती है? वो फिब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। तो इसका मतलब अगर वो कार्टिलेज की बनी हुई है तो इसका आंसर फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होगा, क्योंकि जल्दी में आप आंसर इसका अल्फा अगर फाइब्रस जॉइंट दे देते हैं फिब्रो को माइंड में रखते हुए तो वो गलत हो सकता है। तो चार्ली इज द आंसर, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। हम चलते नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 62, cartilage is more difficult to heal than bone because cartilage lacks vascular supply. यही बेस्ट ऑप्शन आंसर लग रहा है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. lacks mineral deposit in matrix, ये किसी हद तक आंसर नहीं है. has less number of cells deep down, या lacks protein, you know कि कोलेजन प्रोटीन, जिसको हम कोलेजन भी कह सकते हैं, वो इसके मैट्रिक्स में मौजूद होती है जस्ट लाइक बोन. तो मेन जो रीजन होती है कि जिसमें एक्टिवली ब्लड फ्लो नहीं करता बिकॉज इट लैक्स वेस्कुलर सप्लाई, it is not rich in capillaries, so that's why answer is the alpha option, lacks vascular supply. Next question, which feature is absent from the cardiac muscles? Intercalated disc भी उसके साथ रिलेट करती है बात, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल उसके साथ रिलेट नहीं करती बात. ये आप लोगों को पंजाब टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत उसने टेबल में लिख कर दिया होता है कि मैनी पर सेल, लेकिन आपको याद रखना है कि कार्डियक मसल सेल के अंदर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. रेयरली कभी कभी होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियस ना हो, लेकिन जो बाकी ऑप्शन लिखी हुई है लाइट एंड डार्क मैंड वो भी इसके अंदर होता है. और ये बिल्कुल जो है वो जिस तरह से स्केलेटल मसल्स जो फाइबर्स होते हैं उसमें जो आप लोग मालूम है सार्कोमियर का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सार्कोमियर का कॉन्सेप्ट होता है, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहना इनको गलत बात है. तो दैट इज एब्सेंट फ्रॉम द कार्डियक मसल सेल्स, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस पर सेल. हम चलते नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 54, इनफैक्ट 64. So sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is mainly responsible for, अल्फा पे ही हमें आंसर मिल गया, कैल्शियम स्टोरेज इज द मेन फंक्शन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बेसिकली आपको मसल फाइबर में मिलेगी. प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्टोरिंग सेल वेस्ट, ये इसका मेन फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, अगेन वेरी इजी, बहुत आसान था. साइनैप्स, इट इज द गैप बिटवीन टू कंजेक्टिव न्यूरॉन्स, तो इसको हम लोग नाम देंगे साइनैप्स. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच हार्मोन इज केमिकली अ स्टीरॉयड, अगेन बहुत आसान था, नाम से ही पता चल रहा है. सो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर, कॉर्टिसोन, जिसको हम कॉर्टिसोल्स भी कह सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का नाम भी दे सकते हैं. सो दैट इज अ स्टीरॉयड. एडीएच यू नो के पॉलीपेप्टाइड है, थायरॉक्सिन अमाइनो एसिड्स है, और इंसुलिन जो है वो प्रोटीन होती है. तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, कॉर्टिसोन. सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ. क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट था जो 67 है. सो दैट वाज अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, सो काजेस अ ड्रॉप इन, सो पूरी स्टेटमेंट है ड्रॉप इन ब्लड ऑफ. तो यू नो कि पैराथायरॉइड में पैराथार्मोन का ताल्लुक कैल्शियम के साथ होता है, बिकॉज जब लो क्वांटिटी होती है या लो अमाउंट होती है ब्लड के अंदर कैल्शियम की, तो पैराथार्मोन ज्यादा रिलीज होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू द डेल्टा ऑप्शन कैल्शियम. तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, दैट इज आंसर डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 68, which of the following protein establishes the matrix of bone and cartilage, ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि जो कोलेजन प्रोटीन्स होती हैं, so these are related to the matrix of bone and cartilage. 69, non-competitive inhibitors react with the enzyme at, तो that site is called as allosteric site. ऐसे एंजाइम्स को allosteric enzymes बोलते हैं जिनमें रिवर्सिबल चेंज कोई लेकर आता है, कोई कंट्रोल सब्सटेंस, जो सबस्ट्रेट भी हो सकता है, वो एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी हो सकता है. सो टेम्पररीली रिवर्सिबल चेंज आता है एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के अंदर, और उसके बाद फिर जब वो कंट्रोल सब्सटेंस अगर उतर जाए तो वो अपनी नॉर्मल शेप पर वापस आ जाता है. तो ऐसे एंजाइम्स को हम लोग नाम देते हैं एलोस्टेरिक, और ऐसी साइट्स को हम कहते हैं जहां नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अटैच होते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स. लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 70 और फिर 71 से ऑनवर्ड जो 95 तक जो क्वेश्चंस हैं टोटल, ये यू नो के जी क्वेश्चन 55 हैं. तो आखिरी जो क्वेश्चंस है जी वो 70 हम डिस्कस करके इंशाल्लाह बाकी दूसरी वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर मैं 71 से 95 तक के आपको आंसर्स दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो. मोस्ट एंजाइम्स वर्क द बेस्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर, वैसे तो 37 का फिगर है जो कि हमारी बुक्स में मोस्टली लिखा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 37 का फिगर नहीं है और आपको फिर 30, 40, 50, 20 में से बेस्ट ऑप्शन पे जाना है, तो हम बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे बीटा, क्योंकि अगर हम रेंज की बात करें तो वो तकरीबन 35 से 45 तक की रेंज बनती है जो बेस्ट टेम्परेचर होता है फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो क्योंकि वो अब इसमें मैंने जैसे बोला कि आपको रेंज भी नहीं दी गई, 37 का फिगर भी नहीं है, तो फिर हम लोग 40 को बेस्ट ऑप्शन आंसर लेंगे. सो ये था हमारे पास 70 तक के आंसर्स. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 के अंदर जो 71 है उससे 95 तक के आंसर दूंगा. तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.